दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी ज्ञानपीठ के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका मास्टर सौरभ भारद्वाज। साथियों, ये बिल्कुल नया चैनल है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगे, पहले आप पढ़िए और हमारी पढ़ाई अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका मास्टर यहाँ पे पैसा कमाने नहीं आया है यूट्यूब पे। आपका मास्टर यूट्यूब पे इसलिए आया है ताकि हम आपसे बातें कर सकें। इससे पहले हमने ऑफलाइन में बहुत सारी क्लासेस ली हैं अपने शहर में। बेगूसराय से मैं आता हूँ प्रॉपरली और मैंने बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस लिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने अपने मार्गदर्शन में सफलता भी दिलवाई है। क्योंकि अब मेरा अपना एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, यूट्यूब चैनल है ये, और आपके मास्टर का ये अपना चैनल है और यहाँ पे मेरा मोनोपोली चलेगा। यानी यहाँ पे हमको कोई डायरेक्शन नहीं देगा कि हमको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कितने समय में सिलेबस ख़त्म करना है। यहाँ पे मैं अपने मन मुताबिक अपने विद्यार्थियों से बात करूँगा, आपसे संवाद करूँगा और जो भी बेहतर से बेहतर कंटेंट होगा मैं आपको प्रोवाइड करवाने का कोशिश करूँगा इसी बीपीएससी ज्ञानपीठ के चैनल पर। अभी चूंकि संसाधन का थोड़ा सा अभाव चल रहा है तो एक वाइट बोर्ड है, आपके मास्टर के पास 2-3 मार्कर है और एक ये वायर वाला माइक्रोफोन है, तो इसी के हेल्प से हम आपका क्लास ले रहे हैं। आई होप आप हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। संसाधन कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। यदि वो सही चीज़ आपको लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। चलिए, तो विद्यार्थी के भारी डिमांड पर आज जिस सब्जेक्ट को हम आपको बताने वाले हैं वो सब्जेक्ट आपका कौन सा है? वो सब्जेक्ट आपका है इकोनॉमिक्स। और आपको पता है बाबू कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का वर्तमान एग्ज़ाम जितने सारे बिहार पुलिस हो गए, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या दरोगा का एग्ज़ाम हो, सभी में इकोनॉमिक्स का वेटेज ठीक ठाक है। एसएससी का यदि आप पेपर देंगे तो उसमें आपका वेटेज ठीक ठाक है। या कोई भी वनडे एग्ज़ाम जब आप लिखेंगे तो उसमें इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। कल हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था अपने इस चैनल पर और सिलेबस डिस्कस में हमने बताया था कि सबसे पहले हम आपको परिचय करवाएंगे इस विषय से। परिचय करवाएंगे, 1-2 क्लास परिचय चलेगा, इंट्रोडक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। परिचय के बाद हम लोग मूल विषय पर आएंगे, मूल बातें जो आपके चैप्टर में लिखी गई है उसकी बातें करेंगे परिचय के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद। दूसरा बात कि इकोनॉमिक्स को हमको करंट से रिलेट करके पढ़ना है। करंट अफेयर्स में जो भी इकोनॉमिक डाटा आता है, जो भी आर्थिक सर्वेक्षण या बजट, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, या कोई भी वैसा इकोनॉमिक डाटा जो आपके चैप्टर से रिलेट कर रहा है, उन सभी चीज़ों को जोड़ करके आपको पढ़ना होगा। तभी जा करके आप इस विषय में अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा 360 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा। और मैं आपके साथ हूँ, आपके इसी चैनल पर सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, करंट अफेयर्स भी करवाया जाएगा और इकोनॉमिक्स को करंट से जोड़ करके जो भी करंट डाटा है उनको इस पर डिस्कस किया जाएगा। चलिए, आज हम लोग परिचय से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स में फर्स्ट जो लेसन हमारा इंट्रोडक्टरी है यानी परिचय है, उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है और जितना ही पढ़ना है समझ के पढ़ना है। 1 से 1.5 साल का मेहनत और रिजल्ट आपके हाथ में। अर्थशास्त्र, सबसे पहले ये आया कहाँ से इसको समझते हैं। ये एक वर्ड था बाबू, ओइकोनोमिया। ये ओइकोनोमिया जो है वो ग्रीक शब्द है और इस ओइकोनोमिया का मतलब होता है गृह प्रबंधन। इंग्लिश में इसी को कहते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एनी प्रॉब्लम? अर्थशास्त्र ओइकोनोमिया शब्द से निकला है जो कि ग्रीक शब्द है। ग्रीक में इसको गृह प्रबंधन कहा जाता है। आप जरा समझिए, कोई ऐसा व्यक्ति है दुनिया में
जो इस विषय से छूटा हुआ है, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। आप अपने घर में भी तो प्रबंधन करते भैया, मैनेजमेंट तो करते हैं। आप समाज में मैनेजमेंट देखते हैं, आप राज्य का मैनेजमेंट देखते हैं, आप देश का मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैनेजमेंट ही तो है। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? मैनेजमेंट ही तो पढ़ते हैं इस विषय में। लेकिन यहाँ पे किस चीज़ का मैनेजमेंट पढ़ते हैं? संसाधन का मैनेजमेंट पढ़ते हैं, धन का मैनेजमेंट पढ़ते हैं, प्रबंधन करते हैं यहाँ पे संसाधन और धन का, सेवा का, वस्तु का, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। किसमें? अर्थशास्त्र में। तो पूछेगा अर्थशास्त्र किस शब्द से निकला है? ओइकोनोमिया से निकला है। ओइकोनोमिया कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। ओइकोनोमिया का क्या अर्थ होता है? तो गृह प्रबंधन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है। एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में दो वर्ड आता है बाबू, दो वर्ड आता है। एक आता है अर्थ और दूसरा आता है शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। और अर्थ का मतलब होता है धन। धन का अर्थ, धन का अर्थ उन सभी वस्तुओं से है जो हमारे लिए संसाधन है, हमारे लिए संसाधन है, धन कहलाता है। यानी कि अगर ये मार्कर बेच करके आप 10 रुपया कमा लोगे, ये मार्कर आपके लिए संसाधन हो गया। ये फ़ोन बेच करके, ये माइक्रोफोन बेच करके आप यदि 200 रुपये कमा लोगे, ये आपके लिए संसाधन हो गया। यदि ये शर्ट बेच करके आप 50 रुपया कमा लोगे, ये शर्ट आपके लिए संसाधन हो गया। हर वह वस्तु आपके लिए धन है जो आपके लिए संसाधन जुटाने का काम करता है, जिसका कुछ मूल्य होता है, जिसकी कुछ कीमतें होती हैं, जिसको बेच करके आप कुछ पैसा कमा सकते हैं, जिसको आप बेच करके अपना संसाधन जुटा सकते हैं, वे सभी धन कहलाते हैं अर्थशास्त्र में। और इसी का अध्ययन हम लोग इस विषय में करते हैं, इसी का प्रबंधन हम इस विषय में करते हैं और वही अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी कोई पूछेगा अर्थशास्त्र क्या है, तो कहिएगा धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है, धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग प्राचीन इतिहास में एक नाम सुने होंगे, और वो नाम कौन सा था? वो नाम था चाणक्य का। चाणक्य का नाम सुने होंगे। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र के ऊपर, अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था। लेकिन चाणक्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र ग्रंथ में राजनीति और कृषि प्रबंधन को ज़्यादा महत्व दिया गया। इस वजह से चाणक्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र को हम आधुनिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के रूप में नहीं पढ़ पाते। कोई दिक्कत? पूछेगा प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र ग्रंथ किसकी रचना थी, तो कहिएगा चाणक्य की रचना थी। या पूछेगा चाणक्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः किन विषयों पर लिखा गया था, तो कहेगा राजनीतिक और कृषि प्रबंधन के ऊपर लिखा गया था, राजनीति और कृषि प्रबंधन के ऊपर लिखा गया था। कोई दिक्कत बाबू? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं अर्थशास्त्र के आधुनिक पिता के रूप में किसे जानते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबू आप एडम स्मिथ का नाम पढ़ते हैं। किसका नाम पढ़ते हैं? एडम स्मिथ। अब जरा सोचिएगा, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहा गया? 1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन, और इसी वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। देखो कहानी क्या हुआ था, पहले कहानी समझो तब हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। जिस समय एडम स्मिथ मॉडर्न इकोनॉमिक्स का किताब लिख रहे थे, वेल्थ ऑफ नेशन लिख रहे थे, उस समय पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हो गया था। किसका शुरुआत हो गया था? औद्योगिक क्रांति का। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हो गया था बाबू। पूरे यूरोप में विज्ञान का आविष्कार हो गया था, विज्ञान आविष्कार हो गया था। व्यापार की नई नीति लागू हो रही थी, व्यापार की नई नीति लागू हो रही थी। प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा था, प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा था। और इन सभी वजहों से, इन सभी कारणों से बाजार में व्यापार करने में कठिनाई महसूस हो रहा था। कौन सी कठिनाई? कि भाई बाजार को नियंत्रण में कौन रखेगा, मूल्य कौन तय करेगा, बाजार के ऊपर किसका अधिकार होगा, राजा की क्या भूमिका होगी, या जो भी शासक वर्ग है उसकी क्या भूमिका होगी बाजार में। इन सभी चीजों को लेकर के एक नया जंग छिड़ गया। ऐसे में मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने कहा कि देखो भैया, तुम एक काम करो, लेसेज फेयर सिद्धांत का पालन करो, यानी कि मुक्त व्यापार नीति का पालन करो, मुक्त व्यापार नीति का पालन करो, और बाजार को निजी हाथों में सौंप दो, निजी हाथों में सौंप दो। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को दे दो बाजार। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन कि भैया प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बाजार देंगे, मुक्त व्यापार नीति का पालन करेंगे, ऐसे में गरीब का मर जाएगा, गरीब मर जाएगा। एडम स्मिथ ने कहा ऐसा नहीं है भैया, गरीब कैसे मर जाएगा, हम तुमको समझा रहे हैं। जब तुम बाजार के हाथ में दे दोगे नियंत्रण, यानी कि निजी हाथ में दे दोगे, तो निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर मांग एवं पूर्ति के आधार पे काम करेगा, मांग एवं पूर्ति के आधार पर काम करेगा। ये आगे हम पढ़ाएंगे, मांग एवं पूर्ति के आधार पर काम करेगा। उदाहरण देकर के समझाते हैं तुमको। सपोज मानकर चलो कोई राम नाम का व्यक्ति है, ये राम नाम का व्यक्ति दुकान खोला, इसके दुकान में ग्राहक क्यों आएंगे, ग्राहक क्यों आएंगे? वहीं पे कोई श्याम है, ये भी दुकान खोले हुए है, इसका भी दुकान है, इसके पास ग्राहक क्यों आएंगे? अब देखो दोनों में प्रतिस्पर्धा होगा। राम चाहेगा कि हमारे पास ज्यादा ग्राहक आए, श्याम चाहेगा हमारे पास ज्यादा ग्राहक आए। ऐसे में राम अपने ग्राहकों को अच्छी वस्तु देगा, अच्छी वस्तु देगा। राम चाहेगा कि हम अपने ग्राहकों को 2 पैसा कम में दे, 2 पैसा कम में दे, कम लाभ कमाए लेकिन ग्राहक मेरे पास आए।
श्याम भी चाहेगा कि हम भी अच्छी वस्तु दे ग्राहक को, और राम से भी दो पैसा सस्ता में हम बाजार में वस्तु उपलब्ध कराएं। ऐसे में दो दुकानदारों के बीच ही कंपटीशन हो रहा है और इसका अप्रत्यक्ष लाभ ग्राहक को मिल रहा है, यानी कि उपभोक्ता को मिल रहा है। एडम स्मिथ यही समझाने का कोशिश कर रहा था मुक्त व्यापार नीति में कि भैया आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, बाजार को आपस में प्रतियोगी बनने दीजिए, वे खुद प्रतियोगी बनेंगे और इसका लाभ बाजार को ही मिलेगा, यानी कि उपभोक्ता को मिलेगा, और इससे दोनों को लाभ मिलने वाला है। उपभोक्ता को अच्छी एवं सस्ती वस्तु मिलेगी और यहाँ पर ये आपस में कंपटीशन करेंगे तो इनका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकी भी सप्लाई चेन आगे बढ़ेगा और ये भी लाभ कमाएंगे, अधिक से अधिक लाभ कमाने पर ध्यान देंगे। भले ही इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन उस लाभ कमाने के मुख्य उद्देश्य के पीछे और हस्तक्षेप की नीति लागू होता है, यानी कि यहाँ पे ग्राहक को सस्ती और अच्छी वस्तु मिल जाती है और बाजार चलते रहता है। यही समझाने का कोशिश कर रहा था एडम स्मिथ। लेकिन वनडे एग्जाम में बाबू इतना नहीं पूछता है, हम सब क्लास को पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में जब आप आइएगा तो मेरे पास ग्रेजुएशन के भी बच्चे बैठते हैं, मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन के भी बच्चे बैठते हैं। आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक? एडम स्मिथ की पुस्तक। कब लिखी गई? 1776 में। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? तो एडम स्मिथ ने कहा। उसके बाद एडम स्मिथ से पहले क्या अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था? बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था। अर्थशास्त्र एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन से पहले एक राजनीतिक सिद्धांत बना हुआ था। बाजार तो पहले भी चलता था, बाजार की व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन सिस्टमैटिक नहीं था, उसका कोई प्रबंधन नहीं था। लोग व्यापार तो करते थे लेकिन बिना प्रबंधन के करते थे, वे खुद से मैनेजमेंट करते थे, लेकिन उसके कोई नियम और कानून नहीं बने हुए थे। लेकिन 1776 के बाद जब से एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा, धन के विज्ञान का सिद्धांत दिया, इसे एक विषय सामग्री के रूप में पढ़ा जाने लगा, इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। डन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? परेशानी होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि पेट में दर्द कर रहा तो पैरासीटामोल भी यहाँ से भेज देंगे कुरियर करके, ठीक। लेकिन दिक्कत बताना पड़ेगा, दिक्कत कहाँ है। चलिए अब आगे देखिएगा बाबू। देखो तुम्हारा मास्टर संसाधन के मामले में अभी बिल्कुल गरीब है। देख रहे हो कपड़ा से साफ कर रहे हैं, हाथ में 2-3 मार्कर है, एक वाइट बोर्ड है और एक आपका ये सुनने के लिए ऑडिबल होने के लिए एक माइक्रोफोन वायर वाला है। यही आपके मास्टर का संसाधन है और सबसे ज़्यादा ताकतवर संसाधन आप विद्यार्थी हमारे लिए है। आप यदि हमें सपोर्ट कर देंगे, आप यदि हमारे चैनल पर थोड़ा सा प्यार दिखा देंगे तो आपका मास्टर भी थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा यूट्यूब पर। और बहुत मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे, हम सब मिलकर के इस बीपीएससी ज्ञानपीठ के परिवार को आगे बढ़ाएंगे। और आपको भी प्राउड फील होगा कि हम मास्टर के साथ शुरू से जुड़े हुए थे और आज मास्टर देखो इतना हमारे पीछे मेहनत किया है, हम भी मेहनत किया और बीपीएससी ज्ञानपीठ आगे बढ़ गया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए अब आगे, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में अंतर समझाते हैं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, अब जरा समझिएगा बाबू। इकोनॉमिक्स में हम फिर वही लिख रहे हैं, अर्थ प्लस शास्त्र, और यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं अर्थ प्लस व्यवस्था। यहाँ पर देखो अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा और यहाँ पर किसी समस्या का समाधान, समस्या का समाधान, यहाँ समस्या का अध्ययन, समस्या का
अध्ययन। यहाँ पर समस्या का समाधान, समझा कि नहीं? चलो, समस्या का समाधान, समस्या का अध्ययन। ये क्या है? ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। ये क्या है? ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये क्या है? ये सिर्फ समस्या को बताएगा, समस्या को बताएगा, इस समस्या का समाधान करके देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद उदाहरण देकर के समझाते हैं। जैसे गरीबी क्या है? गरीबी, गरीबी क्या है? इसके बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पे क्या होगा? गरीबी दूर कैसे होगा? गरीबी दूर कैसे होगा? अच्छा, एक बात बताओ, हम सब कहते हैं ना कि हमारे घर का आर्थिक समस्या, अभी आर्थिक स्थिति ठीक ना है। आपके घर का आर्थिक स्थिति ठीक ना है, ये किस आधार पर आप बोले? संसाधन के आधार पर। यानी आपके घर में जो पैसा आता है बाबू, जो धन आता है, अगर वो ज़्यादा आ रहा है, यदि आप अच्छा खासा इनकम अपने घर में देख रहे हैं, यानी आपके घर की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक। यदि आपके घर में पैसा कम आ रहा है, आय का स्रोत निम्न है, ज़्यादा पैसे नहीं आ पा रहे हैं, एकर मतलब घर की अर्थव्यवस्था ठीक न है। समझ में आ रहा बात? उसी प्रकार से कोई भी देश अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को उपलब्ध संसाधन के आधार पर देखता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, भारत देश के पास जो संसाधन उपलब्ध है उसी के आधार पर बात करेगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका के पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर बात करेगा। और चीन की अर्थव्यवस्था, चीन के पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर बात करेगा। अब कहिएगा कि सर संसाधन क्या होता है, वो भी समझा दीजिए। संसाधन हर वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वस्तु जो आपको जीवन जीने में सहायता करता है, आपके लिए संसाधन हो गया। आप अभी हमारा वीडियो जिस माध्यम से देख रहे हैं वह भी आपके लिए संसाधन। ये मार्कर संसाधन, ये हेडफोन संसाधन, ये बोर्ड संसाधन, ये घड़ी संसाधन, ये कपड़ा संसाधन, हर वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वस्तु जो आपको जीवन जीने में सहायता करता है, जिसका कुछ मूल्य होता है, संसाधन कहलाता है। और कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था का अध्ययन अपने यहाँ उपलब्ध संसाधन के आधार पर करता है, क्योंकि आपके यहाँ आपके पास जितने संसाधन उपलब्ध रहेंगे उसी के आधार पर तो आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और कहा जाता है कि जितना, मतलब एक हिंदी में फ्रेज या मुहावरा है कि पैर उतना ही पसारिए जितनी लंबी चादर है। यदि चादर से बाहर पैर पसारिएगा तो आप नंगे हो जाइएगा और आपकी बदनामी होगी। ये एक मुहावरा है। उसी प्रकार से कोई भी देश अपने यहाँ उपलब्ध संसाधन को देखते हुए ही मैनेजमेंट करता है, अपनी समस्याओं की, आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है, और उसी को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। इसमें समस्या के समाधान की बात करेंगे, इसमें प्रैक्टिकल बातें करेंगे, इसमें समस्या को दूर करने की बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पे गरीबी क्या है ये एक थ्योरी पार्ट बन जाता है, इसमें सिर्फ समस्या का अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत मेरे बाबू? नहीं ना? बिल्कुल सही चल रहा है सब चीज़? ऑडियो क्लियर आ रहा है? मास्टर को आपका प्यार मिलेगा इस चैनल को? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। देखो, अर्थशास्त्र को बाबू दो भाग में बांटा गया। एक है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और एक है बृहद अर्थशास्त्र। इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको कहते हैं
माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले ये समझो, माइक्रो और मैक्रो को किसने बांटा? दो भाग में। क्लासिफिकेशन किसने किया? तो क्लासिफिकेशन करने वाले थे रेगनार फ्रिश। रेगनार फ्रिश। तो माइक्रो और मैक्रो का डिवीजन किसने किया? रेगनार फ्रिश ने किया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब यहाँ पे पूछेगा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो क्या कहिएगा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। कई बार एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको उठा लिया है डायरेक्ट कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बताओ, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन किस चीज़ का करते हैं? किस चीज़ का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत व्यक्तिगत चीज़ों का। व्यक्तिगत चीज़ों का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, मांग एवं पूर्ति का। मांग एवं पूर्ति का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पे कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा। कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन किया जाएगा। उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन किया जाएगा। इस तरीके से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को, है ना, व्यक्तिगत चीज़ों को यहाँ पर अध्ययन करते, इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। वहीं पे बाबू यदि मैक्रो की बात करें तो मैक्रो का फादर ऑफ क्या हो जाता? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फादर इसका हो जाएगा बाबू, इसका फादर हो जाएगा जे.एम. किन्स। जे.एम. किन्स इसके फादर हो जाएंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय आय का, बजट। बजट, उसके बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारे चीज़ इसमें आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी जितनी सारी बड़ी बड़ी बातें होंगी, टोटल समूह की बातें होंगी, राष्ट्रीय स्तर की बातें होंगी, संपूर्ण इकोनॉमी की बातें होंगी, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा, बृहद अर्थशास्त्र में चला जाएगा। और जो छोटी छोटी यूनिट्स होंगे, छोटी छोटी इकाइयाँ होंगी, वो सब इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बताना शायद भूल रहे हैं, ये अल्फ्रेड मार्शल ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम शायद आपको एग्जाम में कई बार पूछा भी है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल का एक किताब है, प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स भी इसको बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? अल्फ्रेड मार्शल। और जे.एम. किन्स का एक पुस्तक का नाम आप बोल सकते हैं, देखो मेरे दिमाग से अभी मिस कर रहा है, बट थोड़ा सा रिकॉल यदि करना चाहेंगे तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आई होप यही होना चाहिए जे.एम. किन्स का, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉय द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन गया। अर्थशास्त्र को दो भाग में, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र में किसने बांटा? तो यहाँ पे बांटा रेगनार्ड फ्रिश ने बांटा। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर अल्फ्रेड मार्शल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटी छोटी इकाइयों को पढ़ते हैं, व्यक्तिगत चीज़ों को, मांग पूर्ति को, कीमत सिद्धांत को, उपभोक्ता संतुलन को। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ते, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को पढ़ते, राष्ट्रीय आय, बजट जैसी चीज़ों को पढ़ते हैं। इसके फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जे.एम. किन्स साहब हो जाते हैं। इनकी पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इसकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत मेरे बाबू को यहाँ तक में? कोई परेशानी?
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आई होप ये क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको। ये पार्ट 1 आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल फिर पार्ट 2 लेकर के इसका आएँगे और कोशिश करेंगे 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का भी क्लास सेशन रखा जाए ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस हम कवर कर लें। और इसी चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंडियन ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट कोशिश करेंगे मैं खुद ही आपको पढ़ाऊँ। जो भी मेरा अनुभव है, मैंने जितना सीखा है विषय में, और एक रेफ़रेंस बुक मैं आपको बता रहा हूँ जो कि जनरल कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। लुसेंट ज़रूर पढ़िए बाबू मेरे। और मैं कोशिश करूँगा कि इन क्लासेस के साथ-साथ लुसेंट में जितने सारी चीज़ें दी गई है, उनको भी चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको क्लियर करवाते जाऊँ। वैसे लुसेंट का एक स्पेशल सीरीज़ हम लेकर के इसी चैनल पर आएँगे। आप बने रहिएगा हमारे चैनल